Guys, we already completed first part of our first chapter, that is demand. Now we are going to deal with supply. More or less डिमांड एंड सप्लाई दोनों में सेम बात है. लेट अस स्टार्ट. प्लीज कॉपी द नोट्स विथ मी. कॉन्सेप्ट नंबर 1, सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई. दो टर्म होता है, एक होता है स्टॉक और एक होता है सप्लाई. स्टॉक मतलब वो गुड्स, फॉर एग्जाम्पल मेरा कपड़ा का शॉप है तो वो कपड़ा जो मेरे पास बेचने के लिए रखा हुआ है. और सप्लाई मतलब स्टॉक का वो हिस्सा जो हम बेचने के लिए तैयार है. सप्लाई is that part of our stock which we are ready to sell. आपके दुकान, मानो आपका दुकान है टीवी का, आपके दुकान में एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ है बट यू डोंट वांट टू सेल इट, तो वो सप्लाई का हिस्सा नहीं है. सप्लाई का हिस्सा वही होता है जो आप बेचने के लिए तैयार हो. यू आर रेडी टू सेल. ये एक पीरियड ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट होता है. सप्लाई ओवर अ पीरियड हम लोग देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल पिछले वीक का सप्लाई क्या था, अगले मंथ का सप्लाई क्या होना चाहिए. एक प्राइस पे, एक मार्केट में, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए. एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर मार्केट का, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का कहानी होता है सप्लाई. जो भी चीज पीरियड ऑफ टाइम हो, वी कॉल इट फ्लो कॉन्सेप्ट. आपके पास अभी कितना पैसा है तुरंत, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है. आपके पास पिछले पूरे महीने में कितना पैसा था, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई? लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? इट एक्सप्लेन्स the functional relationship between price of goods and supply of goods. Now please understand, प्राइस ऑफ गुड्स के बारे में जब बात करते हैं, पिछली बार जब हम लोग डिमांड पढ़ रहे थे, वी आर थिंकिंग विथ अ व्यू ऑफ अ बायर. हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग कस्टमर है तो हम लोग क्या करेंगे. बट यहां पर आता है गेम चेंजिंग मोमेंट. अब हम लोग सोचेंगे कि हम लोग बिजनेसमैन हैं, वी आर गोइंग टू डू बिजनेस. हम लोग सप्लायर के नजर से सोचेंगे. जब डिमांड का क्वेश्चन हो, बायर के नजर से सोचेंगे. जब सप्लाई का क्वेश्चन हो, सेलर के नजर से, सप्लायर की नजर से सोचेंगे. तो जस्ट इमेजिन कि तुम फॉर एग्जाम्पल तुलसी पत्ता जो होता है, ठीक है, उससे एक रस बनता है. तुम उसके सप्लायर हो, एकदम मिनिमम, कि यार हम लोग तुलसी पत्ता का रस निकालते हैं और इसका डिमांड मार्केट में उतना नहीं था. बट हाउ एवर, ये कॉपी नहीं करना, आई एम गोइंग टू डू.
कोविड आने के कारण तुलसी पत्ता का दाम बढ़ गया। तुलसी पत्ता से जो रस निकलता है उसका दाम बढ़ गया। नाउ नाउ भैया हम लोग एज अ सेलर सोच, पहले तुलसी पत्ता 10 रुपए में मिलता था, हम 5 डिब्बी उसका बेचते थे, तुलसी के रस का। जैसे ही तुलसी का दाम बढ़ा, तुलसी का रस का दाम बढ़ के 10 से 20 रुपीज हुआ, हम लोग क्या करना चाहेंगे? हम लोग का प्रॉफिट बढ़ाना। मानो 8 रुपया बनाने में लगता था भैया, पहले कहाँ 2 रुपया प्रॉफिट होता था, अभी कहाँ 12 रुपया प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट बढ़ा, हम लोग सप्लाई बढ़ा देंगे। हम लोग बोलेंगे लो चलो हम लोग 30 पीस बनाएंगे। जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना ज्यादा सप्लाई करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि भैया ज्यादा प्राइस मतलब ज्यादा प्रॉफिट है सप्लायर के लिए। मतलब कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा, सप्लाई इंक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा, सप्लाई डिक्रीज होगा। ये रिलेशन जो है कि प्राइस के इंक्रीज होने के साथ सप्लाई इंक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा, वी कॉल इट डायरेक्ट रिलेशन। thus according to law of supply, price and supply of goods are directly related। दोनों में डायरेक्ट रिश्ता है। प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस गिरेगा सप्लाई गिरेगा। सिंपल। ओके, अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। डिमांड शेड्यूल, डिमांड हो चुका, अगेन सेम मिस्टेक। सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। वी ऑलरेडी स्टडीड इन डिमांड कि 2 टाइप का शेड्यूल होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक मार्केट डिमांड शेड्यूल। सिमिलरली सप्लाई शेड्यूल भी 2 टाइप के, एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, यानी कि एक ऐसा टेबल जिसमें किसी एक इंसान का, किसी एक सेलर का, पर्टिकुलर सेलर का रिएक्शन को अलग अलग प्राइस लेवल पर टेबल के फॉर्म में बताया गया। एक पर्टिकुलर सेलर का, पर्टिकुलर सेलर्स रिएक्शन एट डिफरेंट प्राइस लेवल is shown using a table। Let us make one। बात करते प्राइस ऑफ एक्स और सप्लाई ऑफ एक्स के बारे में। एक्स का प्राइस अगर 500 था तो एज अ सप्लायर हम लोग एक पीस भी एक्स को नहीं बेचते थे। एक्स को कमोडिटी है, 500 रुपए में जब बिक रहा था अभी एक पीस भी नहीं बेचे। क्यों? प्रॉफिट नहीं है। जैसे ही दाम बढ़ के 1000 हुआ, हम लोग बोले चलो 10 पीस बेचते, काफी प्रॉफिट है। जैसे ही बढ़ के 1500 हुआ, हम लोग क्या चाहेंगे? दाम और बढ़ा, हम लोग चाहेंगे और बेचते। क्यों? जितना ज्यादा बेचेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये मत सोचो खरीदेगा कि नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लाई फॉर द टाइम बीइंग। जैसे जैसे दाम बढ़ेगा हम लोग अपना सप्लाई को बढ़ाएंगे। 1500 से दाम 2000 हुआ, हम लोग का सप्लाई और बढ़ जाएगा, 30 से 50 हो जाएगा। और ये एक इंडिविजुअल सेलर का कहानी है। ओके, अब इसी से हम लोग सप्लाई कर्व को डिराइव करते हैं।
एक्स एक्सिस में सप्लाई एंड वाई एक्सिस में प्राइस। भैया अगर इसको डॉट डाउन करें, जब प्राइस 500 था वी डिडेंट परचेज एनीथिंग। जैसे ही प्राइस बढ़ के 1000 हुआ, 10 पीस, 10, 20, 30, 40, 50। जैसे ही प्राइस बढ़कर 1000 हुआ, 10 पीस ऑफ कमोडिटी एक्स को बेचे। प्राइस और बढ़ा, 2000 हुआ, तो हम लोग का कमोडिटी सप्लाइड भी बढ़ा। प्राइस 1000 से 1500 हुआ, प्राइस 1000 से 1500 हुआ, तो हमारा कमोडिटी भी देखो 1000 से जब प्राइस 1500 हुआ, हमने भी 10 से ज्यादा 30 सोचा, चलो 30 सप्लाई करते हैं। प्राइस 1500 से 2000 हुआ, हमारा सप्लाई भी बढ़ा। 30 पीसेस से हमने सोचा चलो 50 पीस को हम लोग सप्लाई करते हैं। अगर सारे पॉइंट्स को ऐड करेंगे ना, तो ऐसे एक कर्व बनता है जिसको हम लोग कहते हैं सप्लाई कर्व। ये कर्व का दो बात देखना जरूरी है। पहला बात, ये अपवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि ऊपर जाता हुआ है, पॉजिटिव है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अपवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व इसका उल्टा था, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट। अब बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई शेड्यूल का बात हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल, जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स का सप्लाई शेड्यूल को ऐड करें तो बनता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। वेरियस क्वांटिटीज supplied by various sellers या फिर प्रोड्यूसर्स at various price level, ये होता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल, शोन इन अ टेबल। ऊपर किसी एक सेलर का नजरिए से देखें तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, और जब मार्केट सप्लाई शेड्यूल बता रहे हैं तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स को सम अप करके देखते हैं। भैया नॉर्मली ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ऊपर जाता है लेफ्ट टू राइट, बट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट्स एक्सेप्शन। कॉन्सेप्ट नंबर 3, exception to the law of supply। भैया जनरली डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, बट दो ऐसे केसेस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो ऐसे केसेस हैं जब सप्लाई कर अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होगा, पॉजिटिव स्लोपिंग नहीं होगा, ऊपर नहीं जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा। नॉर्मली अभी तक वी हैव स्टडीड प्राइस बढ़े तो सप्लाई बढ़े एंड वाइस वर्सा, प्राइस घटे तो सप्लाई घटे, बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट ये जो रूल है इसका उल्टा होगा, प्राइस बढ़े तो सप्लाई गिराएंगे, प्राइस घटे तो सप्लाई बढ़ाएंगे, ये होगा। अब कैसे होगा, कौन से दो केस में होगा, लेट अस सी।
पहला रेयर गुड, रेयर गुड्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कोई ऐसा सामान जो रेयर है काफी ज्यादा। एग्जाम्पल कोहिनूर, डायमंड, ताजमहल, इसका चाहे प्राइस कितना भी बढ़े, नो मैटर व्हाट द प्राइस इज, क्या हम लोग सप्लाई बदल सकते हैं? नो, सप्लाई कैन नॉट बी चेंज्ड। नो मैटर व्हाट द प्राइस इज, सप्लाई कैन नॉट बी चेंज्ड इन केस ऑफ रेयर गुड्स। तो यहां पर जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। सेकेंड, सप्लाई ऑफ लेबर, अगेन सप्लाई ऑफ लेबर, यहां पर भी ये जो लॉ है ये फॉलो नहीं होगा। ठीक है, ये जो लॉ है ये फॉलो नहीं होगा सप्लाई ऑफ लेबर में। नॉर्मली डिमांड कर्व अपवर्ड जाता है, बट सप्लाई ऑफ लेबर में नॉर्मली सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है, बट सप्लाई ऑफ लेबर में द सप्लाई कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग। द सप्लाई कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग। क्या होता है बात को समझो, खाली ये लाइन इंपॉर्टेंट है लिखना, बाकी खाली समझो इनफ। ये है एक वर्कर जो दिन के 24 घंटे में से 12 घंटा काम करता था, 500 रुपया कमाता था, घर जाता था, अपने घर को पालता पोसता था 6,000 रुपए लेकर। 500 पर घंटा करके काम करता था, मोटा मोटी 6,000 रुपए लेके घर जाता और घर में काम करता। चलो 500 ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा होता तो फिर सब वर्कर ही करता, मानो 50 रुपये। ओके, बात उठा कि ये जो 50 रुपया इसको हम लोग बढ़ा के करेंगे 60 रुपया। 50 रुपया को बढ़ाकर हम लोग करेंगे 60 रुपया। वर्कर क्या सोचेगा, हमको तो 600 रुपये से मतलब है, हमको तो 600 रुपये से मतलब है। पहले दिन में 12 घंटा काम करते थे, घर जाकर एनर्जी नहीं बचता था फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करने का। बट अब यही 600 रुपया हम 10 घंटे में मेहनत करके कमा सकते हैं, तो हम क्यों फिर ज़्यादा मेहनत करें, हम 2 घंटा एक्स्ट्रा फैमिली को देंगे, है ना। नॉर्मली क्या होता है, प्राइस राइज होता है, नॉर्मली जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ना चाहिए। नॉर्मली भैया आपके हिसाब से प्राइस अगर राइज हुआ है तो सप्लाई भी राइज होना चाहिए, बट देखो यहाँ पे सप्लाई राइज हो रहा है क्या? नहीं भैया, सप्लाई फॉल हो रहा है। सप्लाई ऑफ लेबर आवर्स फॉल हो रहा है। So these two are the exceptions of the law of supply, rare good and supply of labor. Now, in concept number 4, we are going to deal with change in supply. Change in supply. एक चेंज होता है जिसे वी कॉल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सिंपली जब चेंज इन सप्लाई is due to price, तब we call it expansion or contraction.
ऐसे केस में मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर सप्लाई कर्व होता है, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व होता है। लेट मी शो यू हाउ। Same story repeating, supply on the x-axis, price on the y-axis। एक पर्टिकुलर प्राइस है मानो 30 रुपीज। जब कोई सामान हम लोग 50 पीस बेचते थे, प्राइस अगर बढ़ेगा 30 से मानो 40, तो वी स्टार्टेड सेलिंग मोर, हमने 50 की जगह 70 पीस बेचना शुरू किया। प्राइस अगर गिरेगा 30 की जगह 20, वी स्टार्टेड सेलिंग लेस, 50 की जगह 30 पीस बेचना शुरू किया। व्हेन दीज लाइन्स आर डॉटेड डाउन, वी सी अ कर्व बीइंग क्रिएटेड। हम देखते हैं कि कर्व बना है। ध्यान से देखो, जब प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ा, जब प्राइस राइज किया सप्लाई राइज किया। एक ही कर्व है, एक ही कर्व है, उसी के ऊपर डॉट हो गया। जब सप्लाई फॉल किया, प्राइस फॉल किया, सप्लाई फॉल किया, एक ही कर्व में हो गया। नया कर्व बना क्या? नहीं। तो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व होता है जब प्राइस के कारण चेंजेस हो। अगर प्राइस बढ़ने के कारण सप्लाई बढ़े, वी कॉल इट एक्सपेंशन। अगर प्राइस गिरने के कारण सप्लाई गिरे, वी कॉल इट कॉन्ट्रैक्शन। इफ प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ा, वी कॉल इट एक्सपेंशन। इफ प्राइस गिरा सप्लाई गिरा, we call it contraction। easy, expansion contraction आसान। सेकेंड जो होता है, एक we went through expansion and contraction, जब सप्लाई में बदलाव आया ड्यू टू चेंज इन प्राइस। सेकेंड, इंक्रीज या फिर डिक्रीज ऑफ सप्लाई, इंक्रीज या फिर डिक्रीज ऑफ सप्लाई। यहां पर केस थोड़ा अलग है। चेंज इन सप्लाई इज नॉट ड्यू टू प्राइस, प्राइस के कारण नहीं बदलेगा, बट बिकॉज ऑफ एनी अदर डिटर्मिनेंट। प्राइस के डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, क्या ऐसे फैक्टर, सप्लाई के डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स है जो सप्लाई को अफेक्ट करेंगे, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सून। बट फॉर द टाइम बीइंग, अगर सप्लाई बदल रहा है किसी और कारण से, प्राइस के कारण नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस, किसी और कारण से, वी कॉल इट इंक्रीज और डिक्रीज। और जब भी इंक्रीज या डिक्रीज हो, शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व होता है। यहां पे क्या था पता है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोलो या फिर शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व बोलो, एक ही बात है। एंड इंक्रीज डिक्रीज में शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व, वहां पे अलोंग था, एक ही कर्व में सारा खेल हो रहा था। यहां क्या होगा देखो अभी। Same story being repeated, supply on the x-axis, price on the y। बट यहां क्या है, प्राइस 10 रुपया ही है, प्राइस इज सेम। बट सोचने वाला बात है, कभी 10 रुपए पे 50 पीस कमोडिटी खरीद रहा है,
कभी 10 ही रुपए पे 30 पीस, कभी यही प्राइस पे 20 पीस। मतलब प्राइस के कारण नहीं बदल रहा है डिमांड, प्राइस के कारण बढ़ रहा या घट रहा नहीं है डिमांड। इट इज बिकॉज ऑफ सप्लाई, इट इज बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन। प्राइस इज नॉट द रीजन कि सप्लाई जो है वो चेंज हो रहा है। इसके कारण क्या होता है, देखो नया नया कर्व बनता है। अगर कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, अगर प्राइस तो सेम है, सप्लाई बढ़ रहा है, जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, वी कॉल इट इंक्रीज इन सप्लाई, क्योंकि प्राइस का तो कोई योगदान है नहीं। और जब सप्लाई गिर रहा है, कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, वी कॉल इट डिक्रीज इन सप्लाई। देखो 30 से 50 हुआ इंक्रीज हुआ, 30 से 20 हुआ डिक्रीज। कर्व S2 से S3 गया, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। कब? जब इंक्रीज हुआ तब। कर्व S2 से S1 गया, लेफ्टवर्ड गया। कब? जब डिक्रीज इन सप्लाई हुआ तब। एंड द रीजन ऑफ दिस इंक्रीज और डिक्रीज इज नॉट प्राइस, कोई और रीजन है। इसीलिए यहां पे शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व है, जबकि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में शिफ्ट या फिर मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। Okay, I might be mistake the word supply with demand most of the time. So keep in mind, अगर हम डिमांड बोल रहे हैं, it is my mistake, on my behalf. आप लोग इसको सप्लाई समझिए, ठीक है? Okay. Now let us go to the next concept. Concept number 5. Determinants of सप्लाई। ऐसे क्या चीजें हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करती है और कैसे? लेट अस टॉक अबाउट दैट। द फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू टॉक अबाउट इज प्राइस। भैया प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। वी नो इनका रिलेशन डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है। सेकंड गोल्स ऑफ द फर्म। हर फर्म का अलग अलग गोल होता है, अलग अलग एम होता है, मिशन होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम प्रॉफिट ज्यादा करें, कुछ लोग सोचते हैं कि हम सेल्स ज्यादा करें, कुछ लोग सोचते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट करें मार्केट में। सबका अपना गोल है और सप्लाई सबका उस हिसाब से डिपेंड करता है। अगर मेरे को मन है प्रॉफिट ज्यादा करने का, हम ज्यादा से ज्यादा सेल करेंगे। मेरा मन है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, तो मेरा मेन एम होगा कि हम गुड्स को बनाएं ताकि लोग मेरे को जरूरत पड़े जिनको हम एम्प्लॉय कर पाए। सो बेसिकली हर फर्म का ये अलग होता है। थर्ड, इनपुट का दाम, इनपुट प्राइसेस। कोई भी गुड्स बनाने के लिए कुछ इनपुट का जरूरत पड़ता है, रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता है जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, राइट? सोचो वो रॉ मटेरियल, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का अगर दाम बढ़ा हुआ है, तो अगर फैक्टर्स का दाम बढ़ा हुआ है तो क्या हो? मतलब कि अगर मानो एक मोबाइल बनाने का कॉस्ट 5,000 है और उसका प्राइस मार्केट में वो मैक्सिमम बिकेगा 5,200 पे, क्या हम लोग सिर्फ 200 के लिए इतना मेहनत करना चाहेंगे? नहीं भैया, 200 का प्रॉफिट तो बहुत कम है मोबाइल मार्केट में। तो जब फैक्टर ज्यादा होता है, फैक्टर्स का दाम, इनपुट का दाम बहुत ज्यादा होता है, व्हाट डू वी डू? हम लोग कुछ ऐसा सोचते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जो 5,000 है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस चीज को बनाने का दाम, इसको कम रखें। क्योंकि अगर प्रॉफिट कम होगा तो हम लोग सप्लाई कम करेंगे। अगर इनपुट का प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई कम होगा। हम लोग क्या एम करते हैं? इनपुट प्राइसेस कम रखो ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगे और हम लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। सिंपली भैया थर्ड पॉइंट में अगर इनपुट प्राइस ज्यादा है, सप्लाई कम होगा। क्यों? क्योंकि कम प्रॉफिट है। ओके, पॉइंट नंबर 4, टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी, ये बड़ा मैटर करता है। इस टेक्नोलॉजी के कारण हम लोग का टाइम बचता है, हम लोग का कॉस्ट बचता है, हम लोग और ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, तो हम लोग सप्लाई भी ज़्यादा कर सकते हैं। ये हम लोग का टाइम बचाया, पैसा बचाया। जब ये सब बचता है तो हम लोग ज़्यादा सप्लाई कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहा है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा रहा है, टैक्स बढ़ाया, हम लोग सप्लाई गिरा देंगे, क्यों? प्रॉफिट ही कम होगा, फिर लोग खरीदना ही नहीं चाहेंगे। अगर गवर्नमेंट हम लोग को सब्सिडी दे रहा है, बोल रहा है कि तुम लोग काम करो, हम पैसा देंगे, तो हम लोग सप्लाई ज़्यादा करेंगे, क्यों? पैसा मिल रहा है तो काम करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारा ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे सप्लाई सिर्फ एक जन करता है, मोनोपोली, एक ही सेलर है, क्यों? गवर्नमेंट वहाँ रोक लगा के रखा है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी डज इम्पैक्ट द सप्लाई। पॉइंट नंबर 6, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। इमेजिन करो 3 अक्टूबर को आई एम स्टैंडिंग, मेरा किसी सामान का जो दाम है वो है 100 रुपया, एंड आई एम श्योर कि आने वाले एक हफ्ते में, मोटा मोटी 10 अक्टूबर तक उसका दाम बढ़ के हो जाएगा 150। मेरा अभी का सप्लाई क्या होगा? भैया अभी हम लोग सप्लाई क्या करेंगे? अभी हम लोग सप्लाई कम करेंगे ताकि फ्यूचर में ज़्यादा करें। अभी सप्लाई को कम रखेंगे ताकि वो चीज़ बचा के रखे, जैसे दाम बढ़ेगा बढ़ा हुआ दाम पे बेचेंगे। फ्रूट सेलर को देख लो, ठीक है, नहीं फ्रूट सेलर तो चलो वो तो जो गुड्स है वो पेरिशेबल है, नॉर्मली किसी को भी देख लो। फॉर एग्जाम्पल कोविड के केस में रेमडेसिविर, जिन लोगों को लगा था फ्यूचर में दाम बढ़ेगा वो लोग रोक के रखे कि नहीं नहीं हमारे पास तो नहीं है। जैसे दाम बढ़ा अब वो लोग ज्यादा दाम पे बेचना चाह रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं। दिस इज द सप्लायर्स व्यू पॉइंट कि जब फ्यूचर में दाम बढ़ेगा तब बेचेंगे ना, अभी क्यों बेचें? ओके, तो अभी कम ये लोग, प्रेजेंट में ये लोग कम सप्लाई करता है इस उम्मीद से कि फ्यूचर में दाम बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। बहुत सारे कमोडिटी हैं जो रिलेटेड है, सबका अपना अपना इसमें राय होता है, बट फॉर द टाइम बीइंग एक नॉर्मल भाषा में अगर बात करें तो यूजुअली क्या होता है, अगर किसी और कमोडिटी का प्राइस राइज कर, मेरे बात को बड़े ध्यान से सुनना, अगर किसी और कमोडिटी का प्राइस जो है वो राइज कर रहा है, मानो टी का प्राइस राइज किया और कॉफी का जो प्राइस है वो उतना ही है, पहले से जितना था वो सेम, वो बदला नहीं। वॉट विल यू प्रेफर? तुम अगर एक सेलर हो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, हम टी बनाएं कि हम कॉफी बनाएं, तुम क्या प्रेफर करोगे? भैया जिसका प्राइस राइज किया है वो प्रेफर करेंगे, है ना। प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, कॉफी का दाम सेम है, अच्छा मानो सिचुएशन बदलते हैं, प्राइस का टी का दाम गिर गया, टी का दाम गिर गया, ठीक है, तुम टी बनाते थे, चाय बनाते थे, बेचते थे, टी का दाम गिर गया, अब तुम क्या चाहोगे? कॉफी बनाए, क्यों? ज्यादा प्रॉफिट है। सो दिस इज द सिचुएशन। पॉइंट नंबर 8, मार्केट में कितने फर्म्स हैं? नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। मार्केट का फर्म्स में मतलब मार्केट में कितना ज्यादा फर्म्स है? मार्केट मतलब भैया, अरे कोई एक, मानो क्या तुम्हारे पूरे मोहल्ले में एक दवा दुकान है, एक राशन दुकान है? नहीं, मार्केट है, 2-4 दुकान दवा का, 2-4 दुकान राशन का, 4-5 दुकान सब्जी का, तो वो मार्केट है।
अब अगर एक मार्केट में बहुत सारा फर्म है तो वहां सप्लाई ज्यादा होगा। एक मार्केट में अगर मानो कम फर्म है तो उसके पास सप्लाई करने के लिए कम गुड्स होंगे। सो नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में कितना है वो भी मैटर करता है। फिर बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स है, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट, वो सामान बनाने के लिए मेरे पास है कि नहीं, वेदर कंडीशन, अर्थक्वेक, फ्लड, पेस्ट, याद होगा तुम लोग को पिछले साल जो टिड्डी आया था। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच अफेक्ट सप्लाई। ओके, सो फॉर द टाइम बीइंग लेट इट बी। हम लोग सप्लाई को ऑन एन एवरेज समझ गए कि इसमें क्या होता है नहीं होता है। नेक्स्ट क्लास अगर यहां तक कोई भी डाउट है, यू विल आस्क मी फर्स्ट, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। थैंक यू।